नमस्कार दोस्तों। प्राचीन भारत चल रहा था हमारा, और प्राचीन भारत की सीरीज में दोस्तों हम आ गए हैं दक्षिण भारत में। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत जो छूट रहा था हमारा, तो उसको हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत में अगर देखें तो संगम काल हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में भी कुछ राजवंश आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 100 से 300 300 ईस्वी तक अगर देखें तो संगम काल हुआ करता था। तो आइए इस संगम काल को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे संगम काल क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरे बाद में देखेंगे कि संगम कब कब हुए और किस समय हुए। ठीक है, इसको देखेंगे। फिर इसके बाद में देखेंगे संगम कब कब हुए। ठीक, फिर तीसरा देखेंगे हम प्रमुख राजवंश, जो कि इस समय जो प्रमुख राजवंश हुआ करते थे उसके बारे में देखेंगे। ठीक, ये तीन जो है पार्ट संगम काल के, इसको हम डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले संगम को देखते हैं। ठीक है, तो संगम में दोस्तों हमको याद रखना है कि जो हमारा दक्षिण का जो हिस्सा है, साउथ का, इसको संगम काल क्यों कहा जाता था। क्योंकि दोस्तों अगर देखें तो ये जो केरला का क्षेत्र है, ये यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ पर केरल के अगर देखें तो उस समय चेर राजवंश रहा करता था। 100 से 300 के बीच की समय बता रहा हूँ दोस्तों मैं ईस्वी का, क्योंकि उस समय अधिकतर इतिहासकारों ने क्या बोला, अलग अलग अपना टाइम पीरियड दिया है, लेकिन मोटा मोटा अगर देखें तो 300 से 100 और 300 के बीच में ये समय रहा होगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर केरला के क्षेत्र में देखें तो यहाँ चेर राजवंश रहता था। ठीक है, चेर राजवंश रहता था। उसके बाद में अगर इसके जस्ट सामने देखें यहाँ पर, तो यहाँ चोल राजवंश रहा करता था। ठीक है, और नीचे देखें यहाँ पर, तो यहाँ पांड्य राजवंश रहा करता था। ठीक, इन तीनों राजवंशों को ही संगम काल में देखा जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर दक्षिण में देखें तो दक्षिण में एक परंपरा थी, एक होड़ लगी थी कि सभी राजाओं के दरबार में बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान रहते थे। ठीक है, अब जब विद्वान रहते थे तो क्या करते थे कि तीनों राजवंश जो थे, चेर, चोल और पांड्य, इसके जो कवि होते थे, वो कवि क्या करते थे कि मिलते थे और मिलकर क्या करते थे, साहित्य लिखते थे। ठीक है, तो क्या होता था कि जो मिलते थे उसको संगम कहा जाता है। दोस्तों संगम जो है वो संस्कृत का वर्ड है, संगम यानी मिलना, सम्मेलन करना। तो वो मिलते थे, संगम करते थे कवि, उसको ही क्या कहा जाता था, संगम काल कहा जाता था। दोस्तों सिंपल, संगम यानी मिलना। जैसे हम देखते हैं कि एमपी की जो नदी है सोन, वो गंगा में जाकर मिलती है, मतलब दोनों का संगम हुआ है। तो संगम यानी मिलना। जो कवि मिलते थे, साहित्य लिखते थे, उसको क्या कहा जाता था, उसको ही संगम कहा जाता। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि संगम कब कब हुआ और किस राज्य ने करवाया। ठीक है, देखिए ये देखते हैं। देखो दूसरा क्या है कि जो पांड्य वंश, जब बीच का तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है, वहाँ पर क्या होता था कि पांड्य राजवंश रहा करता था, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था, उन्होंने ज़्यादा इसको महत्व दिया था संगम को। ठीक है, तो तीनों जो संगम करवाए थे, तीनों पांड्य ने करवाए थे। ठीक, तीनों पांड्य ने करवाए थे, ये आपको याद रखना है। और जाहिर है जो पांड्य ने करवाएंगे तो अपने घर में करवाएंगे, अपनी राजधानी में। तो जो इनकी राजधानी हुआ करती थी पांड्य राजवंश की, वो राजधानी थी इनकी मदुरई। मदुरई एक फेमस शहर है, मदुरई इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो मदुरई में इन्होंने क्या किया था, अपना संगम काल करवाया था। ठीक है, पहला। तो देखिए पहला जो संगम काल हुआ था इनका, वो हुआ था कहाँ पर, मदुरई में। मदुरई में, और तीनों पांड्य ने करवाए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये स्थान आ जाएंगे और यहाँ पर अध्यक्ष आ जाएंगे कि कौन उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो देखिए पहला मदुरई में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे अगस्त्य ऋषि।
अगस्त्य ऋषि दोस्तों इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का मतलब दोस्तों ये कि जितने भी कवि इकट्ठा होते थे, जितने भी अपने अपने तरीके से विचार रखते थे साहित्य के लिए, फिर क्या होता था कि एंड में हेड होता था, वह निर्णय लेता था कि इस पॉइंट को साहित्य में जोड़ा जाए। ठीक है, ये होता था अध्यक्ष का काम। और उस समय दोस्तों जो होते थे संगम काल, उसमें क्या होता था, 2 पार्ट में होता था। एक में तो क्या होता था कि आधे पार्ट में राजा जो रहते थे उनकी महानताओं का, उनका वीरता का वर्णन किया जाता था, और दूसरे में प्रेम प्रसंग से संबंधित था। तो 2 पार्ट में था। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो संगम हुआ था, दूसरा संगम, दूसरा भी देखें तो दूसरा कहाँ पर हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कपाटपुरम में। पहला मदुरै में, दूसरा कपाटपुरम में। सॉरी दोस्तों। फिर क्या हुआ कि इसके अध्यक्ष भी अगस्त्य ऋषि थे, इसके अध्यक्ष भी अगस्त्य ऋषि थे। ठीक है, तीसरा जो संगम होता है वो भी मदुरै में होता है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे नक्कीरर। ये 3 दोस्तों, 3 बातें। ठीक है, ये स्थान है और इनके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। हालांकि ये तीनों पांड्यों ने अपने राजवंश में ही करवाए थे, जाहिर है वो ही करवाएंगे तो उनकी राजधानी में ही करवाएंगे। तो पहला मदुरै में हुआ, अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। दूसरा कपाटपुरम में, मदुरै से थोड़ी दूर पड़ता है, और इसमें भी अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। उसके बाद में देखें तो तीसरा मदुरै, और अध्यक्ष जो थे वो नक्कीरर थे। तो 3 संगम हुए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में देखें तो ये तो हो गया दोस्तों, संगम काल क्या है ये समझ लिया। और उसके बाद में देखें तो प्रमुख संगम काल कब कब हुए थे, अध्यक्ष कौन थे और कहाँ हुए थे, ये भी हमने देख लिया। अब देखेंगे प्रमुख राजवंश दोस्तों, इनके बारे में, जो कि चेर राजवंश, चोल और पांड्य के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है वो आता है चेर राजवंश। चेर को देखेंगे। ठीक है, चेर राजवंश को देखेंगे। और दक्षिण में दोस्तों एक बात प्रचलित थी, वहाँ पर फेमस थी, परंपरा थी कि जो राजा होते थे वो अपने अपने राजवंश होता था उसका एक प्रतीक चिन्ह रखते थे। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था चेर का वो था धनुष। क्या था दोस्तों, धनुष था इसका प्रतीक चिन्ह। ठीक, और इसकी जो राजधानी थी वंजी। कहा थी दोस्तों, राजधानी वंजी। ये 2 बातें याद रखना आपको कि क्या है, चेर का जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष, और इसकी राजधानी थी वो थी वंजी। ठीक है, अब इसका प्रमुख राजा को देखें, जो राजा हुआ करता था उसका नाम था क्या, उसका नाम था उड्डीयन। उड्डीयन हुआ करता था। इसको ही दोस्तों संस्थापक कहा जाता है, किसका, चेर राजवंश की नींव का उड्डीयन को ही कहा जाता है। उड्डीयन ने दोस्तों क्या की थी, एक पाठशाला, एक पाठशाला ने दोस्तों पाकशाला का इसने क्या किया था, निर्माण किया था। इसने पाकशाला बनवाई थी, वहाँ पर क्या करता था, भोजन कराया करता था। ठीक है दोस्तों, क्या कराया करता था, भोजन कराया करता था पाकशाला में। उस समय मतलब दिन भर ऐसा कहा जाता है कि 12 महीना ये पाकशाला चला करती थी, और यहाँ पर जो गरीब व्यक्ति थे उनको भोजन कराया करता था कौन, उड्डीयन। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा परफेक्ट तथ्य तो नहीं है लेकिन ऐसे कहानी है, इसलिए आप भी सुन लो कि उस समय क्या, जो महाभारत जो कौरवों और पांडवों के बीच जो हुई थी, उसके जो सैनिक थे वो सैनिक भी यहाँ आकर क्या करते थे कि इसमें भोजन किया करते थे यहाँ आकर। अब दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है ये थोड़ा अपन को समझना पड़ेगा। उसके बाद में देखें तो ये उड्डीयन हुआ दोस्तों, इसके बारे में बस एक पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट नहीं है। उसके बाद में दूसरा जो राजवंश आता है, दूसरा जो राजा आता है इसके बाद में, वो आता है जिसका नाम था सेनगुडवन। सेनगुडवन दूसरा जो राजा था इसका। 2-3 राजा है दोस्तों, बस एक पॉइंट है उसके, वो ज़्यादा कुछ नहीं है।
सेन गुडवन को क्या कहते थे, लाल चेर भी कहते थे, ठीक है। सेन गुडवन के पास एक इसके दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था परहण। कौन सा कवि था दोस्तों, इसके दरबार में कवि रहता था जिसका नाम था परहण। इसने अपने जो साहित्य लिखा था उस साहित्य में इसका वर्णन किया और इसको काफ़ी महान राजा बताया है। किसको, सेन गुडवन को इसको लाल चेर भी कहते थे, ठीक है। इसके बाद में क्या थी कि जली सेना काफ़ी थी दोस्तों इसके पास। जल की सेना बहुत बड़ी इसके पास, जहाज हुआ करता, बेड़ा हुआ करता था जिसके ऊपर सेना रहती थी जल में। तो जल के पास क्या था, बहुत बड़ी सेना थी इसके पास, जली सेना, ठीक है। इसलिए इसको काफ़ी शक्तिशाली राजा भी कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। जो चेर राजवंश है, चेर राजवंश में क्या था, मात्र सत्तात्मकता, यहाँ पर महिलाएं क्या थी, जल्दी विवाह भी हो जाता था उस समय और ये राज्य भी करती थी, ठीक है। दूसरी यहाँ पर चेर राजवंश में ये परंपरा भी हो गई थी कि पत्नी पूजा होती थी, उस समय पत्नी को पूजा जाता था, ठीक है। ये दोस्तों दो बातें आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद में देखें तो सेन गुडवन, ठीक। अगला देखते हैं, वो आता है आदिम इमाम। ये तीन है दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं है। आदिम इमाम के बारे में अगर देख सकते हैं तो इसने क्या कहा, दक्षिण भारत में देखें यहाँ पर तो गन्ने की खेती दोस्तों इसने शुरू करवाई थी, ठीक। ये तीन बातें दोस्तों, बस ज़्यादा नहीं है। उडियन ने देखा तो पाठशाला, भोजन की पाठशाला खोली थी, ठीक है। उसके बाद सेन गुडवन ने देखें तो इसके दरबार में कवि रहता था, ठीक है। उसने इसके साहित्य में इसका जिक्र किया है सेन गुडवन का। और इसके पास जली सेना थी, वो जली सेना क्या थी, बहुत बड़ी थी, इसलिए काफ़ी ये शक्तिशाली था। और आदिम इमाम ने दक्षिण में क्या किया था, गन्ने की खेती की शुरुआत की थी, ठीक है। ये तीन बातें हैं। और इसका देखें तो प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष था और इनकी राजधानी वंजी थी, ठीक है। उसके बाद में जो आते हैं दोस्तों, जो राजवंश आता है दूसरा, वो है चोल राजवंश के बारे में देखते हैं दोस्तों। देखिए चोल राजवंश का अगर देखें, इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी इसकी कहाँ थी, तंजावुर इसकी राजधानी थी दोस्तों। लेकिन कुछ समय तक इसकी राजधानी जो रही थी वो राजधानी रही थी इसकी कुरियूर भी इसकी राजधानी थी दोस्तों कुछ समय तक, क्योंकि व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो चोलों ने कुछ समय तक राजधानी यहाँ बनाई थी और फिर तंजावुर इनकी मेन राजधानी थी, ठीक है। और जो व्यापार जो प्रमुख केंद्र था वो कुरियूर था, ठीक। इनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों, अगर देखें चोलों का जो प्रतीक चिन्ह था वो था बाघ। क्या था दोस्तों, वो इनका प्रतीक चिन्ह अगर देखें तो चोलों का प्रतीक चिन्ह था बाघ, ठीक। लेकिन इनका फेमस जो राजा था उस समय का वो था करिकल। फेमस जो राजा हुआ करता दोस्तों वो करिकल इनका फेमस राजा था, ठीक है। करिकल के पास बहुत बड़ी नौसेना हुआ करती थी, बहुत बड़ी सेना थी इसके पास, तो इस काफ़ी शक्तिशाली था। एक बार क्या हुआ कि 11 राजाओं की सेनाओं को इसने अकेले हराया था, इसलिए काफ़ी शक्तिशाली और उसकी काफ़ी चर्चा होती थी, बहुत फेमस था। इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो कावेरी पत्तनम में बनाई थी। दोस्तों जो बंदरगाह होते हैं, जो पोर्ट होते हैं जहाँ पे जहाज खड़े रहते थे उसको पत्तनम बोला जाता है, जैसे कि विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, ठीक है, इसलिए कावेरी पत्तनम। तो इसने अपनी जो राजधानी थी वो कावेरी पत्तनम में बनाई थी, ठीक है। दूसरा कि इसने जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी के दोनों तरफ ऐसे ये जैसे कि ये नदी जा रही है और नदी के दोनों तरफ इसने ऐसे बांध बनवाए थे 160 किलोमीटर तक। ऐसा बांध नहीं बनाया था सीधा, इसने दोनों तरफ दीवारें बनवाई थी पानी को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। दूसरा दोस्तों इसने उद्योग धंधों पर भी ध्यान दिया था। उद्योग धंधों पर इसने जो बंजर भूमि हुआ करती थी, जहाँ पर कोई कह सकते हैं कि पेड़ पौधे थे, वहाँ पर बहुत घास थी, जंगल था, उसको कटवा दिया था इसने और जनता को बोल दिया था कि यहाँ
क्या खेती करो तुम, यहाँ खेती करो, कृषि करो। ठीक है दोस्तों, इसने सारे पेड़ कटवा दिए थे। ठीक, एक करिकल के बारे में। तो दोस्तों ये चोल साम्राज्य के बारे में देख लिया। इसकी जो जानकारी मिलती है दोस्तों, चोल राजवंश के बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी जो जानकारी मिलती है वो जानकारी मिलती है कात्यायन के लेख से। कहाँ से मिलती है दोस्तों? कात्यायन के लेख से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं है, बस इनकी जो राजधानी थी तंजावुर थी और कुछ समय तक कुरियूर थी। कुरियूर क्या था? व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में इनका जो प्रतीक चिन्ह था चोलों का वो बाघ था, और करिकल जो था वो बहुत फेमस था। जो सबसे शक्तिशाली था, उसके पास बहुत शक्तिशाली सेना थी। उसने अपनी राजधानी कावेरीपत्तनम में बनाई थी, और कावेरी नदी के दोनों ओर उसने बांध बनाए थे। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए सबसे शक्तिशाली करिकल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, करिकल का मतलब होता है दोस्तों जला हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उसके बचपन में पैर जल गए थे, इसलिए उसको जला हुआ कहते थे। फिर वो राजा बन गए अपने काम से, अपनी मेहनत से। ठीक है, तो दोस्तों ये चोल राजवंश के बारे में देख लिया। अब दोस्तों आते हैं हम पांड्य राजवंश के बारे में। दोस्तों इधर देख लेते हैं। पांड्य राजवंश के बारे में आते हैं। पांड्य राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, वो प्रतीक चिन्ह है, इनका हुआ करता था मछली। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह मछली था, और इनकी जो राजधानी थी वह राजधानी थी मदुरई। बहुत ही फेमस मदुरई दोस्तों उस समय धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कहा जाता है कि रोज़ वहाँ पर क्या होता था, कोई ना कोई उत्सव होता था। मतलब 12 महीना वहाँ पर कोई ना कोई त्यौहार होता रहता था। ऐसी नगरी थी वो, धार्मिक प्रचलित उस समय काफ़ी, सबसे देश की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी थी। ठीक है, मदुरई, इनका जो प्रतीक मछली था, राजधानी मदुरई थी। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मेगस्थनीज की पुस्तक से। इसकी जानकारी मिलती है किसकी? मेगस्थनीज की पुस्तक से, पांड्यों की। ठीक है, इनका जो फेमस था वो था नेनोडियोन को दोस्तों संस्थापक आप बोल सकते हैं। इसका संस्थापक था कौन? पांड्य वंश का नेनोडियोन। और नेनोडियोन ने क्या किया था? दक्षिण में अगर देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्या है? समुद्र ही तो है। तो इसने समुद्र पूजा जो परंपरा होती है उसको इसने लागू किया था कि समुद्र भी भगवान की तरह समुद्र को पूजना चाहिए। तो समुद्र पूजा को इसने क्या किया था? परंपरा शुरू की थी। दूसरा कि ये जो पांड्य थे दोस्तों, पांड्य का दूसरे राज्यों से तो संबंध अच्छा था ही, उस विदेशों में भी संबंध अच्छा था। देखिए इसकी जानकारी दोस्तों मिलती है कि जो दूसरा राजा आता है जिसका नाम है नेंडुजेलियन जो था दोस्तों, इसका राजवंश का नेंडुजेलियन ने क्या किया था कि इसका जो राजदूत था इसके दरबार में, उसको रोमन सम्राट जो था, रोम का, इधर रोम आता है दोस्तों, रोमन एम्पायर हुआ करता था बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि इसका जो राजदूत था उसको रोमन सम्राट अगस्तक के पास इसने भेजा था। ठीक है, तो क्या है कि इसकी जानकारी मिलती है कि इसके विदेशों से संबंध अच्छे होंगे, जब भी राजदूत को वहाँ इसने भेज दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों राजवंश को हमने देख लिया है। बस कुछ नहीं है, इसमें 3 है। इसका प्रतीक चिन्ह धनुष है, इसका वंजी है, ओडियन था। ओडियन ने क्या किया था? पाठशाला खोती थी, भोजन करवाता था। ठीक, फिर सेन गुडवन के पास बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, इसके दरबार में अगर देखें तो कवि रहता था, उससे इसकी जानकारी मिलती है। जली सेना थी इसके पास। फिर आदि विमान ने दक्षिण में गन्ने की खेती शुरू की थी। ठीक है, चोल का अगर देखें तंजावुर राजधानी थी, पर कुरियूर में भी थी, प्रतीक चिन्ह बाघ था। प्रमुख जो राजा था वो करिकल था। ठीक है दोस्तों, और कावेरीपत्तनम में इससे राजधानी बनी थी, वहाँ बांध भी बनवाया था। पांड्य का देखें तो इसकी जो जानकारी है वो मेगस्थनीज जो इंडिका है उससे इसकी जानकारी मिलती है, मेगस्थनीज की पुस्तक से। और इसके पास क्या था कि समुद्र पूजा इसने शुरू की थी, और मछली इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तो संगम काल हुआ, 100 से 300 तक देख लिया। अब इसके बाद में दोस्तों देखें तो और भी तो वंश आते हैं, तो ऐसा मान सकते हैं, परफेक्ट तो नहीं है, कि 500 से 1200 तक और भी राजवंश आए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस संगम काल में भी चोल के बारे में पढ़ना होता है, और उसके बाद में आगे देखें
तो 9वीं से 12वीं शताब्दी तक भी चोल आते हैं। तो दोस्तों चोल खत्म नहीं हुए थे पूरी तरह से, इनके जो पूर्वज थे इनके जो वो सामंत के रूप में दूसरे राजवंशों के दरबार में कार्य करते थे और फिर आगे जाकर वो शक्तिशाली हो जाते हैं। तो देखिए ये चेर है यहाँ पर, और ये चोल है, और ये पांड्य। इनके ऊपर अगर आते हैं तो यहाँ पर जो पल्लव थे, पल्लव का उदय हो गया था। पल्लव में अगर देखें तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय ये थे, और फिर चोलों का वापस यहाँ पर क्या होता है, उदय होता है। ये पल्लव के दरबार में क्या करते थे, सामंत के रूप में कार्य करते थे, और वापस इनका उदय हो जाता है। तो ये पल्लव, ठीक है, यहाँ पर ये पल्लव आ जाते हैं, ये पल्लव है, और वापस ये सामंत के रूप में इनके यहाँ काम करते थे, ठीक है। तो वापस चोलों का वापस अगर देखें तो 8वीं शताब्दी में लगभग इनका फिर से उदय हो जाता है, किनका, चोलों का। और जो उदय करता है वो करता है विजयालय। कौन करता है, विजयालय। इसका क्या करता है, फिर से इनकी स्थापना करता है, चोलों को फिर से कर देता है खड़ा, ठीक। उसके बाद में देखिए इसके ऊपर एक राजवंश का उदय हुआ था जिसका नाम था चालुक्य राजवंश, ठीक है दोस्तों। कौन सा था, चालुक्य, ठीक। चालुक्य था, वही चालुक्य जिसमें अगर देखो तो इसमें पुलकेशी सिंह द्वितीय हुआ करता था, और उसने क्या था, उत्तर का जो राजा था हर्षवर्धन उसको हराया था, ठीक। अब क्या था कि चालुक्य की इसकी 2 राजधानियाँ थी, 2 बढ़ गया था चालुक्य 2 पार्ट में। तो वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य 2 पार्ट में, एक इधर पूर्व में चले गए थे और एक यहाँ पश्चिम में ही थे, ठीक है। तो बादामी के चालुक्य या वेंगी के चालुक्य 2 पार्ट थे। अब क्या हुआ कि इसमें से एक शाखा और निकलती है जिसका नाम था राष्ट्रकूट। क्या नाम था दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश हुआ करता था, और राष्ट्रकूट का फिर समापन हो जाता है, और फिर एक और शाखा निकलती है चालुक्य जिसका नाम है कल्याणी के चालुक्य, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब कि आगे मैं बताऊंगा इसको, ये दोस्तों उसके बाद उदय होता है, संगम काल के बाद में इनका उदय होता है। तो कौन कौन है, अगर इधर देखिए पूर्व में, तो पूर्व में क्या थे, चोल से पल्लव आ गए और पल्लव से फिर चोल आ गए, दोनों आ गए। और इधर चालुक्य की 2 शाखाएं थी, 2 शाखा अगर देखें तो एक तो हुआ करती थी बादामी की चालुक्य और एक वेंगी के चालुक्य, ये 2 शाखा थी। पर क्या हुआ कि इसमें से एक और निकल गया राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट को खत्म करके फिर कल्याणी के चालुक्य वापस निकल गए। तो ये दोस्तों मध्यकाल में आता है, इसको मध्यकाल में हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखें तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा संगम काल, ठीक है दोस्तों। तो ये संगम काल आपको बहुत आसानी से मैंने समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।